आप सभी प्रशिक्षुओं का इस गणित कार्यशाला में स्वागत है। आज हम लोगों का प्रकरण जो है कल की भांति ही इकाई 10 के अंतर्गत बिंदु रेखा कोण व उनके प्रकार ही रहेगा। पुनः उन परिभाषाओं को पुनः आज रिपीट करेंगे और कुछ अतिरिक्त परिभाषाएं आपको बताएंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंतर्गत कि बिंदु होता क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड महोदय ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में ज्यामिति की कुछ अवधारणाओं को परिभाषित किया। वे प्रथम अवधारणा बिंदु थी। तो बिंदु को उन्होंने बताया कि बिंदु वह वस्तु है जिसका कोई भाग नहीं होता है, अथवा जो भी हम यहाँ पे अभी इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो समतल में ही पढ़ेंगे, एक तल में ही पढ़ेंगे। तो तल में बिंदु को कैसे परिभाषित किया गया? तो बिंदु वह वस्तु है जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहित वस्तु को। क्योंकि इस तल में ऊंचाई की कल्पना नहीं करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर हम कहेंगे कि लंबाई चौड़ाई रहित वस्तु को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। कल मैंने ये भी बताया कि एक बाल का नोक लिया जाए और उसका 1000वां भाग किया जाए तो वो जो 1000वां से भी लाखवां भाग कर दीजिए, जो चीज मतलब जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता, ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहते हैं, ठीक है। बिंदु के प्रकार, तो बिंदु के प्रकार में आता है पहला संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो जब किसी तल में दो बिंदु एक रेखा में स्थित हों, दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा में स्थित हों, ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। ऐसे बिंदु जो क्या हो, एक रेखा में स्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहते हैं। और जब अब दूसरा रूप क्या है? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु ऐसे सभी बिंदु जो एक रेखा में स्थित ना हो, दो बिंदु तो एक रेखा में होंगे, लेकिन दो से अधिक जब ऐसे बिंदुओं की कल्पना करेंगे जो एक रेखा में स्थित न हो। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु आपका सी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु तो एक रेखा में है, लेकिन ये तीसरा बिंदु सी जो एक रेखा में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए बी सी ये तीनों बिंदु असंरेख हैं। क्या है? असंरेख बिंदु है। तो क्लियर हो गया होगा बिंदु क्या है? तो बिंदु वह वस्तु है जिसका कोई भाग नहीं हो सकता, ठीक है। या कहें कि इस तल के अंतर्गत लंबाई चौड़ाई रहित वस्तु को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहते हैं, ठीक है। और बिंदु के दो प्रकार हो गए, एक संरेख बिंदु, जब ऐसे अनेक बिंदु एक रेखा में स्थित हों उन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। और असंरेख बिंदु जब दो से अधिक बिंदु, जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा में स्थित न हो, तब उन बिंदुओं को हम कहते हैं असंरेख बिंदु, ठीक है। अब अगला हमारा है रेखा। तो यूक्लिड महोदय ने भी रेखा को परिभाषित किया कि रेखा क्या है? एक सीध में असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। एक सीध में स्थित असंख्य बिंदुओं के समुच्चय को हम रेखा कहते हैं। एक सीध में असंख्य बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। इन बिंदुओं असंख्य बिंदु हैं, इनको मिला दिया जाए, एक रेखा में स्थित है, इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो वस्तु प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं, ठीक है। दूसरे रूप में क्या परिभाषित किया? चौड़ाई रहित लंबाई। कोई वस्तु है जिसकी चौड़ाई नगण्य है, 0 है, लेकिन लंबाई है, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, ठीक है। और इस रेखा पर जो है जो बिंदु हैं, असंख्य बिंदु सपाट रूप में स्थित हैं, असंख्य बिंदु सपाट रूप में स्थित हैं, ठीक है। तो रेखा समझ में आ गया होगा। चौड़ाई रहित लंबाई, कोई वस्तु है जिसमें चौड़ाई नगण्य है, 0 है, इस तल के अंतर्गत उसको हम क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं, ठीक है। अब आता है किरण। किरण क्या है? तो किरण जो है रेखा का भाग होता है। किरण जो है रेखा का भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है,
जिसका एक अंत बिंदु होता है। रेखा में जो है उसका अंत बिंदु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। जब अंत बिंदु निर्धारित हो जाएगा तो मतलब जैसे अंत बिंदु से तात्पर्य यह है कि अंत बिंदु से तात्पर्य इस रेखा को, मतलब ये रेखा है आपकी, अगर अंत बिंदु लेते हैं तो इस अंत बिंदु के इधर जो हम रेखा को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अंत बिंदु से तात्पर्य होता है कि उस बिंदु से जो है रेखा आगे नहीं बढ़ सकती है। तो किरण क्या है? किरण एक रेखा का भाग है जिसका केवल एक बिंदु अंत बिंदु होता है। केवल क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। उस रेखा पर तो अनेकों असंख्य बिंदु स्थित होंगे, लेकिन उसका एक अंत बिंदु जरूर होगा। ठीक है, एक अंत बिंदु लेकर एक रेखा आप खींचेंगे और उसे तीर का निशान लगा देते हैं। यह तीर का निशान ये बताता है कि रेखा इधर की दिशा में बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर जो है तीर का निशान दोनों तरफ है रेखा में, अर्थात रेखा को हम दोनों तरफ असीमित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा रेखा क्या है, किरण क्या है। अब जो है अगला है आपका रेखाखंड क्या है। तो रेखाखंड भी रेखा का भाग है। रेखाखंड भी क्या है? रेखा का भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, या अथवा कहें दो अंत बिंदु वाले रेखा को रेखाखंड कहते हैं। इसका हम दो एक भाग लें, मान लीजिए यहाँ काट लिया जाए ये भी। अब यहाँ पर जो है यह ए बी, अब ये क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर तीर का निशान दोनों तरफ नहीं लगाएंगे। तीर का निशान लगाने से ये होगा रेखा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन रेखाखंड एक सीमित लंबाई का होता है। रेखाखंड क्या होता है? उसकी लंबाई सीमित होती है और उसको दोनों सिरों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसके दो अंत बिंदु होते हैं। न इस रेखाखंड को इधर बढ़ाया जा सकता है, न इस रेखाखंड को इधर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दो अंत बिंदु वाले रेखा को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। अथवा कहें रेखाखंड जो है रेखा का भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। इस प्रकार हमने परिभाषित किया कि रेखा क्या है, किरण क्या है और रेखाखंड क्या है। ठीक है, अब जो है रेखा के कुछ प्रकार होते हैं। तो रेखा के प्रकार में क्या है? तो एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहाँ पर क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उस एक तल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तल में प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? तो ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें। आगे बढ़ने पर क्या करें? कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करें। ऐसी हम रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे मान लें हम एक रेखा ये ले रहे हैं, एक दूसरी रेखा ये ले रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है? तो देखिए इधर यदि आप आगे बढ़ेंगे, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो है ये प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ये पी बिंदु पर क्या कर रहा है? यह रेखा यल है, यह रेखा यम है। यह आगे बढ़ने पर इस रेखा को पी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो ऐसी दो रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अर्थात कहें जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या किसी तल में प्रतिच्छेद करें तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा रूप है समांतर रेखा। समांतर रेखा अथवा अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं अथवा अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सारी रेखाएं जो है दोनों तरफ बढ़ेंगी, लेकिन कभी जो है हम ये माना जाता है कि अनंत दूरी पे जाके प्रतिच्छेद कर सकती हैं। लेकिन हम यही यहाँ पे कहेंगे कि ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर रेखाओं की एक खासियत होती है कि उनके बीच की जो दूरी होती है सदैव समान रहती है। सब सदैव क्या रहेगी? समान रहेगी। यहाँ पे जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल। क्या होता है? ये भी दूरी यहाँ पर डी होगी, ये भी दूरी डी होगी, ये भी दूरी डी होगी। ठीक है, तब ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं।
सॉरी समानांतर रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गई जब एक दूसरे को क्या करें, किसी बिंदु पर काटें तो उन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और समांतर और अप्रच्छेदी रेखा उन्हें कहते हैं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं को पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। तो अब ये था रेखाओं के प्रकार। तो रेखाओं के प्रकार में आपने पढ़ा रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, समानांतर रेखाएं क्या है। पुनः एक प्रकार आता है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करें, एक दूसरे के ऊपर ही खींची जाए। मान लीजिए दो रेखाएं जो है, एक रेखा यहाँ पर यल है और एक रेखा यम है। तो जब एक ही मतलब एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। जब एक तल में ठीक है, जब वो एक दूसरे के ऊपर हों, एक दूसरे को ढक रही हों, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आप सभी प्रशिक्षु जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उनको इंच पटरी की सहायता से जो है अपने कॉपी पे ड्रा करेंगे और चार्ट पर भी इनको आप अपने प्रकार से प्रोजेक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाओं के अंदर क्या बताया, ऐसी दो रेखाएं जब एक दूसरे को ढकती हों, पूर्णतया ढकती हों, उन रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कोण। तो कोण, कल इस चीज को भी डिस्कस मैंने किया था, कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहा जाता है। सिंपल भाषा है। अब किरण के परिप्रेक्ष्य में क्या कहें, तो किरण में बताया था कि उसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से दो दिशाओं में निकलें, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से दो दिशाओं में निकलें, तो उन किरणों के बीच के झुकाव को, यही झुकाव है। ठीक है, इन किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, और कोण को जो है थीटा से डिनोट किया जाता है। ये क्या है आपका, थीटा। अक्सर जो है कोण को थीटा से डिनोट करते हैं। वैसे इसका मतलब कोई ये नहीं है कि थीटा से डिनोट करते हैं, कहीं पर भी अल्फा से डिनोट करते हैं, कहीं बीटा से डिनोट करते हैं, कहीं गामा से डिनोट करते हैं, यक्स से भी डिनोट करते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन अक्सर जो है गणित में थीटा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दो रेखाओं के झुकाव को, जब वे दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो उनका जो झुकाव बनता है वो कोण कहलाता है। अथवा किरण के परिप्रेक्ष्य में समझे, जब एक ही अंत बिंदु से दो किरणें दो दिशाओं में निकले तो उनके झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। अब कोण का प्रकार क्या क्या है, तो पहला कल छूट गया था, पहला प्रकार है शून्य कोण। तो शून्य कोण क्या होता है, तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से एक ही दिशा में निकलती हैं, जब दो किरणें एक अंत बिंदु से एक ही दिशा में निकलती हैं, तब उनके बीच का जो झुकाव होता है वो 0 डिग्री का होता है। मान लीजिए दो किरणें हैं, एक किरण AB है और दूसरी किरण जो है AC है। ठीक है, एक किरण आपका AB है, एक किरण क्या है, AC है। तो जब इन दो किरणों के बीच का हम कोण कहेंगे तो क्या होगा, वहां पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। अथवा रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में जब दो रेखाएं समपाती होती हैं, जब दो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, तो उनके बीच का कोण कितना बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो शून्य कोण आपको जो है क्लियर हो गया होगा। क्या होगा शून्य कोण, आप लोग जो है इसको भी चार्ट में बना लीजिएगा। दूसरा है आपका न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, तो कल इसको भी मैंने बताया था, जब किसी कोण का मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से छोटा हो। 0 अंश से अधिक हो, मान लीजिए थीटा है,
इसकी वैल्यू जो है 0 अंश से बड़ी होगी और 90 अंश से छोटी होगी। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण। और यह 0 डिग्री का भी कोण न्यून कोण ही आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 90 अंश से छोटी है। तो वह कोण जिसका मान 0 अंश के बराबर या 0 अंश से बड़ा हो लेकिन 90 अंश से छोटा, उस कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। तीसरा, अब न्यून कोण क्या है? जैसे मान लीजिए जब एक अंत बिंदु से ऐसी दो किरणें निकले जिनका झुकाव 90 अंश से छोटा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 अंश है, झुकाव क्या है? 30 अंश है, तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण क्या क्या हो सकते हैं? थीटा 10 अंश हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, 25 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है, ठीक है, 60 अंश हो सकता है, 79 अंश हो सकता है, 89 अंश हो सकता है, 89.9999 अंश हो सकता है। ठीक है, तो ये यानी 90 अंश से छोटे हो और 0 अंश या 0 अंश से अधिक हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। और शून्य कोण न्यून कोण का ही एक भाग है। अब देखिए अगला कोण क्या है? अगला कोण आता है तीसरा, समकोण। समकोण कल मैंने जिक्र किया था। समकोण क्या होता है? तो जब ऐसी दो किरणें जिनका एक अंत बिंदु हो लेकिन उनके बीच का झुकाव कितना हो? 90 अंश हो। तो जैसे मान लीजिए किरण इधर जा रही है और एक किरण जो है जिसके परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी? लंबवत होगी। ऐसी दो किरणें जो एक बिंदु अंत बिंदु से निकलती हों लेकिन उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो इस कोण को, जो यहाँ पे कोण बनेगा, इसी कोण को हम कहते हैं समकोण। इसी कोण को क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, तो समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। अब चौथा कोण आता है अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। अब अधिक कोण को क्या परिभाषा है? एक अंत बिंदु से दो किरणें इस प्रकार निकले कि उनके बीच का जो झुकाव है वो 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से छोटा हो, 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर जो है दो किरणें जो है एक ए बिंदु से ए बी दिशा में और दूसरी जो है ए सी दिशा में निकल रही है, ठीक है। तब इनके बीच का जो झुकाव होगा वो क्या होगा? अधिक कोण कहलाता है। यहाँ तो थीटा क्या है? अधिक कोण है। अधिक कोण यानी थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से कम होगा। तो जब किसी कोण का मान या दो रेखाओं के बीच का झुकाव इस प्रकार हो तो उनके बीच का कोण जो है 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, तब उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। हाँ, ये भी बता दें कोण का मापन किधर से करते हैं? तो कोण का मापन ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का तात्पर्य समझ रहे हैं ना? घड़ी की चलने की दिशा विपरीत दिशा में, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी आपकी जो है घड़ी की सुई इधर चलती है लेकिन हम कोण का मापन किधर करते हैं? इसके विपरीत दिशा में करते हैं, ठीक है। आप चांदे की सहायता से कोण का मापन कर सकते हैं। तो ऐसी दो रेखाएं बनाएंगे जिनके बीच का झुकाव 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से छोटा हो, कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा, ठीक है। तो ये हो गया अधिक कोण। अब अगला कोण आता है रिज कोण। रिज कोण क्या है? तो रिज कोण की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है कि एक अंत बिंदु से जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं, एक अंत बिंदु से जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं तो उन किरणों के झुकाव को रिज कोण कहते हैं। उन किरणों के झुकाव को रिज कोण कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर जो है हम एक अंत बिंदु ले लिया, एक किरण आपकी ये इधर जा रही है, एक किरण आपकी विपरीत दिशा में, बी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो किरणें हैं, एक ए बी है और एक जो है
AC है। अब तब बिंदु A पर इनका झुकाव कितना होगा, तो नापेंगे तो यह कोण जो है 180 अंश के बराबर होगा। और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। ठीक है। तो एक रेखा के किसी बिंदु पर, एक रेखा के किसी बिंदु पर सदैव रिज कोण बनता है। मान लीजिए एक रेखा हम ले रहे हैं और इस बिंदु पर हम कल्पना करें, तो अब यहाँ पर जैसे ही बिंदु लगाएंगे, अब यहाँ पर दो किरणें हो जाएंगी, एक किरण आपकी इधर हो जाएगी, एक किरण आपकी इधर हो जाएगी, इनके बीच का कोण क्या होगा, रिज कोण होता है। ठीक है। तो एक रेखा के किसी बिंदु पर सदैव क्या बनता है, रिज कोण बनता है। ठीक है। और उस रिज कोण का मान क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। अगला प्रकार है आपका छठवां, बृहत कोण। बृहत कोण, तो जब ऐसी दो किरणें इस प्रकार एक अंत बिंदु से निकलती हैं, उनके बीच का झुकाव क्या हो, 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 180 अंश से, लेकिन छोटा होगा 360 डिग्री से। ठीक है। थीटा का मान जब इन दो किरणों के बीच का, ध्यान रखिएगा, हम जो किरण का मापन किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है। तो जब इन किरणों के बीच का झुकाव देखते हैं क्या है, 180 अंश से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। पुनः जो है अगला प्रकार है आपका संपूर्ण कोण। सातवां है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण को कैसे परिभाषित किया गया है, एक किरण के सापेक्ष जब दूसरी किरण एक ही अंत बिंदु से रोटेट करते हुए पुनः जो है पहले वाले किरण के संपाती हो जाती है, तो उस रोटेशन में जो कोण बनता है वो जो है क्या होता है, वो कोण जो है संपूर्ण कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक हम किरण यहाँ पर ए बी लिया, ठीक है, एक दूसरा किरण जो है क्या लिया, ए सी लिया। अब इसको हम रोटेट कराएं, इस किरण को ए सी को हम रोटेट करा रहे हैं। देखिए इसकी बहुत सारी भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। ए सी को रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं आपका, ये सभी एसी की ही स्थितियां हैं। रोटेट कराते हम पुनः जो है क्या ला दें, इसी के संपाती ला दें। पुनः जो है रोटेट कराते, इधर से रोटेट कराते हुए जो है इसी के संपाती ला दें, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा पूरा एक घुमाव के बाद, ठीक है, वो संपूर्ण कोण कहलाता है। उसका मान जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो समझ में आ रहा है, एक किरण के सापेक्ष जब दूसरी किरण को इस प्रकार रोटेट कराते हैं कि एक संपूर्ण रोटेशन के बाद वह दूसरी किरण जो है जब ए बी के संपाती हो जाती है, तो जो रोटेशन का मान होता है, रोटेशनल कोण का मान होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। एक प्लेन में एक बिंदु के चारों तरफ कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का ही कोण बनता है। समझ में आ रहा है, एक किसी प्लेन में एक बिंदु लिया जाए तो उसके चारों तरफ कितना कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये थी आपके कोण के प्रकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनको कैसे परिभाषित किया गया है और कैसे हम दिखाएंगे। आपको प्रोजेक्ट के तहत आपको कार्य भी दे रहे हैं, इन सभी अलग अलग कोणों को, ठीक है, आप चार्ट पे बनाकर दर्शाएंगे। ठीक है, और उसे जो है जो एजुकेशनल ग्रुप है आपका, उसमें जो है आप लोगों को बनाकर उसको उस फोटो को डालेंगे। ठीक है, और हम चेक कर लेंगे कौन कौन प्रशिक्षुओं ने किया है। तो ये था आपका कोणों के प्रकार। क्लियर हो गया होगा। पुनः जो है अब कुछ कोणों के अन्य रूप भी होते हैं, उनको भी क्लियर करते हैं।
एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। इसे हम समपूरक कोण। पूरक कोण क्या है? तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर होता है, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। जैसे 90 अंश, जैसे मतलब ऐसे दो कोणों का योग क्या हो, 90 अंश के बराबर हो। जैसे 30 अंश और 60 अंश बराबर क्या होगा, 90 अंश। 70 अंश प्लस 20 अंश, ये भी क्या होगा, 90 अंश। 35 अंश प्लस 55 अंश, ये भी क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात 60 अंश का पूरक क्या होगा, 30 होगा। 70 का पूरक क्या होगा, 20 होगा, या 20 का पूरक क्या होगा, 70 होगा। 35 का पूरक क्या होगा, 55 होगा। 55 का पूरक 35 होगा। परीक्षा में जो है, डीएलएड की परीक्षा में ये आता भी है, 55 अंश का पूरक कोण बताइए। ठीक है, तो अब 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 55 अंश का पूरक कोण बराबर हो जाएगा, पूरक कोण क्या करेंगे, 90 अंश में से 55 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 35 अंश के बराबर आएगा। सवाल को इस प्रकार आप लगा भी लेंगे। ठीक है, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो, 90 अंश के बराबर हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है समपूरक कोण क्या होता है, तो समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो, 180 अंश के बराबर हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 120 अंश प्लस 60 अंश, ये बराबर क्या होगा, 180 अंश। 90 अंश प्लस 90 अंश, ये भी क्या होगा, 180 अंश। 100 अंश प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ऐसे दो जोड़े कोणों के, ऐसे दो जोड़े जिनका योगफल 180 अंश के बराबर होता हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समपूरक, यानी 60 का समपूरक 120, 120 का समपूरक 60, 90 का समपूरक 90 ही होता है। ठीक है, 100 का समपूरक 80 होगा। एक अंश का समपूरक क्या होगा, एक अंश का समपूरक क्या हो जाएगा, एक अंश में क्या जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा, 179 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों जो है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था, बिंदु क्या होते हैं, रेखा क्या होता है, कोण क्या है और उनके प्रकार कितने हैं, इस पे हमने डिस्कस किया। इसको आप जो है इस वीडियो को जो है अच्छी प्रकार देख लीजिएगा, और इसी प्रकार आपको जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को भी पढ़ाना होगा। ठीक है, उसे प्रयास करिएगा। और मैंने जो प्रोजेक्ट कार्ड दिया है, चार्ट पे आप इन सभी कोणों के प्रकारों को बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे।